हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 17 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस हम करेंगे। इसमें 3 आर्टिकल्स को ले रहे हैं। पहला है नेशनल चैंपियन मॉडल को देखेंगे इस आर्टिकल में, और इस मॉडल को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये फायदेमंद होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उसको देखेंगे। दूसरा है जापान साउथ कोरिया समिट जो हुआ था, उसमें क्या एस्पेक्ट रहे जापान के अभी तक, साउथ कोरिया के अभी तक, उसको देखेंगे कि काफी नया एक्सपोजर होगा। अभी तक हम चाइना के बारे में कई आर्टिकल्स देख चुके हैं, ये एक नया एक्सपोजर होगा। तीसरा है ईरान सऊदी डील, जो अभी हम कर चुके हैं इस आर्टिकल में, उसके बारे में थोड़ी सी और एनहांसमेंट है, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला आर्टिकल हमारे जीएस3 के पर्पज से इंपॉर्टेंट बैठता है, फिर हमारा ये वाला आईआर पे चला जाता है, ये वाला भी हमारा आईआर पे, उसके साथ ही साथ आपके जीएस1 वाले पार्ट में भी कवर कर सकते हैं ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से, और इसको भी जीएस1 वाले में कवर कर सकते हैं। आर्टिकल रीडिंग हमेशा हेल्पफुल रहती है आपकी ओपिनियन को डेवलप करने के लिए, और ये मैं हमेशा कहती हूँ पढ़ते रहिए, ऐसा मत सोचिए कहाँ काम आएगा, लेकिन आर्टिकल रीडिंग आपको और बढ़िया एनालिसिस करने के लिए पोटेंशियल देती है। ठीक है, तो सवाल उठाते हैं कि जो हमारा नया मॉडल है इस गवर्नमेंट का, नेशनल चैंपियन मॉडल, वो क्या बढ़िया काम कर सकता है डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से, इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट से, क्योंकि अभी तक हम जो मॉडल फॉलो करते थे वो पीपीपी मॉडल था। ठीक है, और इसी की बात को हाईलाइट करके कहते हैं कि इंडिया हैज बेट ऑन अ डेवलपमेंट मॉडल powered by soft and hard infrastructure that is heavily concentrated in a few hands। मतलब हमारे देश में जो विकास है, चाहे वो सॉफ्ट इंफ्रा का हो, हार्ड इंफ्रा। सॉफ्ट का मतलब जो आप अपने घर पे जो टेक्निक यूज करते हैं, चाहे उसका डेवलपमेंट हो, चाहे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो, या फिर अगर कहना चाहिए हार्ड का मतलब जिस इंफ्रा को हम बाहर देखते हैं उसका डेवलपमेंट, वो कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है। और अगर हम वो भी इस डेवलपमेंट को ठीक तरीके से कर पाए, या अगर उसको भी हम आगे ले जा पाए, तो क्या होगा, हम नेक्स्ट जनरेशन का एशियन मॉडल बना सकते हैं अगर वो काम करता है तो, इफ इट वर्क्स। और ये किसी कॉन्टेक्स्ट में मेजॉरिटी में कहा जा रहा है, ये उन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज के बारे में कहा जा रहा है, प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा जा रहा है जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में फंसे रहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो सॉफ्ट वर्ड है वो आपकी सॉफ्टवेयर टेक्निक्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है जो हमको फिजिकली बाहर दिखते हैं। ठीक है, तभी पीपीपी मॉडल की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम सॉफ्टवेयर की दुनिया में जाएंगे तो हम बहुत कुछ वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीजें वहां बनाई गई फिर यहाँ लाई गई, तो वो पीपीपी के हाथ में नहीं है, वो मेजॉरिटी आपकी वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में है। पर यहाँ वो कहना चाहते हैं कि इमर्जिंग इकोनॉमीज का मेन डायलेमा यही रहा है कि हम अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया नहीं बना पाए, क्योंकि हमारा जो समस्या थी फंडिंग की समस्या थी, और साथ ही साथ एक होता ना करने की प्रॉब्लम, कि कोई कितना आगे अपने देश को ले जा सकता है, उसकी भी दिक्कत थी। और जब हमें जागरूक हुए, हम अपना स्ट्रगल करके जब हम आगे आए डेवलपिंग इकोनॉमीज को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमने समझा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए ना सोशल वैल्यू प्रॉपर तरीके से है, और ना ही हमारे पास इंडिविजुअल यूजर्स हैं प्राइवेट कंपनी के जो इसको आगे ले जा सकते हैं। और सरकार अगर ये काम करती है तो पब्लिक अगर इसको गुड कंपोनेंट को आगे ले जाती है तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हम इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो आगे बढ़ के आ सके हैं, एज ए इमर्जिंग इकोनॉमीज आगे आ रहे हैं, एशिया में इंडिया का नाम भी है, लेकिन क्या हम अमेरिका के इंफ्रा के बराबर खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। इवन देन मैं तो कहती हूँ, अगर आप सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, हमारे पास का ही एक देश है, अगर सिंगापुर का इंफ्रा आप देख ले तो आपको दंग रह जाएंगे, इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने पूरे कंट्री को बनाया है और मेहनत करके बनाया है। राइट, सो यहाँ पे सवाल को उठा रहे हैं कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है डेवलपमेंट का, वो कुछ लोगों के हाथ में है, और अगर वो भी इसको ठीक तरीके से करें तो हम एक बढ़िया एशियन मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है, बन सकता है जीएस3 के एस्पेक्ट से, कि क्या ऐसा है, क्या हमारे यहाँ पावर कुछ लोगों के हाथ में है विकास की, और अगर विकास हमें करना है, अगर आप इस बात से सहमत हैं और विकास की दिशा में कुछ कहना चाहते हैं, तो उसको तर्क दीजिए। तो तर्क दे भी सकते हैं फेवर में और अगेंस्ट भी, तो एक सवाल बन सकता है मेरे ख्याल में। तो उसको आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि 2000 में इंडिया ट्राइड इट दिस इन अर्ली 2000 बाय इंट्रोड्यूसिंग द पीपीपी मॉडल। The arrangement entailed the government facilities acquisition of land and primary commodities as well as access to credit from public sector banks for the infrastructure project। तो हमने 2000 के दशक में, जब 2000 शुरू हुआ, उसके पूरे 10 साल के दशक में हमने पीपीपी के मॉडल को आगे ले जाने की बात बोली, जहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बोलते हैं, तो उस केस में इन आपस में मिलकर किसी इंफ्रा को आगे बढ़ाने का एक कोऑपरेशन होता है, आपस में काम करने के लिए तैयार होते हैं।
तो उस पर काम किया, लेकिन क्या हुआ कि उससे जो है काफी जो प्रोजेक्ट है वो बीच में ही हैम्पर कर गए और पैसा भी लगा और साथ में जो हमारा आउटपुट था वो समय से नहीं निकल के आया। समझने की बात यह है कि हम एक विशेष ट्रैप में फंस के रह गए जिसमें पुअर इकोनॉमीज जनरेट्स लेस टैक्स रेवेन्यू व्हिच लिमिट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। क्या होता है कि जो विशेष ट्रैप का मतलब होता है कि जब आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो आप प्रॉपर जॉब नहीं ले पाओगे, जब जॉब नहीं ले पाओगे तो आप इनकम क्या करोगे, इनकम नहीं होगी तो टैक्स क्या दोगे। तो विशेष का मतलब होता है कि अगर शुरुआत अगर खराब होगी तो आगे भी आपको खराब ही चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एजुकेशन ना मिले तो आपको प्रॉपर जॉब नहीं मिल सकती, ठीक है। जब जॉब नहीं मिलेगी तो आपकी इनकम हमेशा कम रहेगी या कि इनकम नहीं हो जाएगी माइनस। तो अगर इनकम अच्छी नहीं होगी तो आप टैक्स क्या दोगे, इसे हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में विशेष ट्रैप दिया हुआ है, बहुत अच्छे से क्लास 9 की एनसीईआरटी बड़ी इकोनॉमिक्स ही मिल जाएगी। तो उसी तरीके से पुअर इकोनॉमीज जो है, जो इसमें हम भी आते हैं, वहां पे क्या है, टैक्स रेवेन्यू कम है और साथ ही साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी की वजह से इंपैक्ट करता है नेगेटिवली। नाउ क्या हुआ, आर्म्ड विद दीज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट सब्सिडीज the private sector go to construct and run the projects for the designated period of time। इसमें क्या होता था पीपीपी में कि आपको जो इम्प्लिसिट जो आपके पास ऑलरेडी है और जो बाहर से मिलने वाली सब्सिडी, दोनों को फायदा उठा करके वो एक प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करते थे। while a lot of infrastructure did get well built under the program, the PPP model ended in a avalanche of non-performing assets। और समय के साथ क्या हुआ, इस पीपीपी मॉडल से बहुत बड़ा नॉन परफॉर्मिंग एसेट का झुंड लग गया। विद पब्लिक sector banks, private sector bankruptcies, acquisition of widespread corruption and a change in government 2014। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीपीपी मॉडल का सबसे बड़ा सेटबैक क्या है, वो ये है कि इस मॉडल की वजह से कई सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो हैम्पर किए, समय पूरे नहीं हो पाए, ये ज्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट करते थे और जिसकी वजह से एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो एनपीए समझते हैं हम, उसका एक झुंड लग गया। कहां पर, प्राइवेट बैंक्स में और पब्लिक बैंक्स में, दोनों में, जिसकी वजह से वो कभी भी ओवरकम नहीं कर पाए। आज भी हम एनपीए की बात करते हैं ना। समझने वाली बात क्या है कि पिछली गवर्नमेंट ने और इस गवर्नमेंट ने इस बात को समझा, तो उन्होंने अब क्या कर रहे हैं, वो एक नया मॉडल लेके आए, इसका नाम है नेशनल चैंपियंस, ठीक है। एक मॉडल है, जैसे कुछ हायरार्की बता रहे हैं, उसको समझते हैं कि हाउ डज दिस, इसका मतलब क्या है, वेयर द गवर्नमेंट पिक्स अ फ्यू लार्ज कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है दो कंपनियां मिलकर एक नई चीज बना रही है, नई कंपनी बना रही है, आपस में मिलके कोई नई कंपनी बना रही है। तो अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है इस मॉडल में, पिक्स अ फ्यू लार्ज कॉन्ग्लोमरेट, छोड़े जो बड़े कंपनीज हैं उनको लेकर कॉन्ग्लोमरेट करेंगे हम, टू इम्प्लीमेंट इट्स डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, और उनकी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज पे को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मतलब उनको टास्क दिया जाएगा या जो भी उनको प्रोजेक्ट दिया जाएगा और कुछ ही लोगों को ये चीज दी जाएगी और फिर डेवलपमेंट किया जाएगा। अच्छे से नुकसान भी हो सकते हैं, वो समझेंगे आगे। फिलहाल के लिए उनका ये प्लान है। Now, how does this model get around the infrastructure financing constraint? अब इससे क्या होगा, ये मॉडल कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट को कम करेगा। To incentivize national champions to build the project identified by the government, one still needs to provide a subsidy to cover the cost। उसमें क्या है कि इसमें जो प्रोजेक्ट बनेंगे, जो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी, वन स्टिल एक को सब्सिडी का कवर दिया जाएगा उसकी कॉस्ट में, मतलब जो कॉस्ट लगेगी उसमें उसको सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द पीपीपी मॉडल। और ये क्या सेम है पीपीपी मॉडल से? हाँ जी, बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ी चीजें यहाँ अलग है, आगे देखते हैं ना। पहले देखते हैं पीपीपी मॉडल क्या था हमारा, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन अ पब्लिक एंटिटी एंड अ प्राइवेट सेक्टर टू मैनेज पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसमें क्या फायदा होता था कि सरकार को सारा पैसा ना लगा करके प्राइवेट एंटिटी पैसा लगाती थी और जो भी आपस में प्रॉफिट जो वो इसके लिए उसको एक फी चार्ज करते थे, जो भी इसके ऊपर फी चार्ज होगी, और बदले में जो पैसा बनाया जाता था उस केस में जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसको जो प्रॉफिट आता था वो आपस में डिवाइड होता था, और अगर डिवाइड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम होता था। और एक समय के बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट पूरा होता था प्राइवेट कंपनीज के पास, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वापस सरकार को दे दिया जाता था। ये काफी तरीके, इसमें कई मेथड्स हैं, अगर आप इसको पढ़ेगा आपको पता चल जाएगा। तो ये था हमारा पीपीपी मॉडल। नाउ समझने वाली बात है कि इस जो नया मॉडल आया चैंपियंस वाला, उसमें क्या है, फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टेक अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे स्टार्ट जनरेटिंग रिटर्न्स व्हिच आल्सो टेंड टू बी लो। ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है टेक अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे स्टार्ट, बहुत समय लेते हैं शुरू होने में, और
उनका जो रिटर्न है वो लो हो जाता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं सरकार के नेशनल चैंपियंस मॉडल में अभी क्या करेंगे, वो इसको वो इंसेंटिवाइज करेंगे इन्वेस्टमेंट को इन सच प्रोजेक्ट्स। दीज चैंपियंस नीड टू बी गिवन कंट्रोल। इस बार क्या किया जाएगा, ऐसा होगा अगर पॉसिबल है तो उनको उनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कंट्रोल दे दिया जाएगा विद स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, और उनको कैश फ्लो भी मिलेगा। ऑब्वियसली सब्सिडी मिलती थी पहले भी, अब उनको कंट्रोल भी दिया जाएगा, उनको कैश फ्लो दिया जाएगा। सेकंड, द पब्लिक एसोसिएशन ऑफ द चैंपियंस विद द गवर्नमेंट्स नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी जनरेट्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और क्या होगा, उनको टारगेट रिटर्न्स के हिसाब से जो कैश फ्लो उनको मिलेगा, उनका एसोसिएशन क्या होगा, गवर्नमेंट नेशनल डेवलपमेंट एनडीपी की पॉलिसी में जो उनकी जो पॉलिसीज हैं उससे अटैच किया जाएगा। मतलब सेकंड, द पब्लिक एसोसिएशन ऑफ द चैंपियंस विद द गवर्नमेंट्स एनडीपी पॉलिसी जनरेट्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द चैंपियंस गेटिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स। उनको डोमेस्टिक और फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेंगे। तो पहली बात तो क्या है, उनको कैश फ्लो दिया जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ उनको सब्सिडी मिल रही थी, उनको सब्सिडी के साथ साथ सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है, कैश के साथ उनको सपोर्ट मिलेगा एनडीपी का, जो यहाँ एनडीपी का सपोर्ट मिलेगा, जहां पर वो डोमेस्टिक और फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले पाएंगे और उनका कंट्रोल भी होगा इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार कि पहले क्या आया हमारा, कैश दिया जाएगा प्लस कंट्रोल दिया जाएगा उनको, प्रोजेक्ट जो भी असाइन होगा। उसके बाद एनडीपी का सपोर्ट होगा उनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। जैसे बाहर कोई कंपनी आके यहाँ कुछ बनाना चाहती है तो उस केस में उनको सपोर्ट दिया जाएगा एनडीपी के द्वारा। उसके बाद कहते हैं दिस टू गारंटीज सम स्टेबल कैश फ्लो। थर्ड, access to some cash rich projects allows these national champions to borrow from external credit। और साथ ही साथ कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ये चैंपियंस बाहर से भी क्रेडिट ले सकते होंगे by using these entities as collateral। और इस जो एंटिटीज इनके पास होंगी उनको वो कोलेट्रल की तरह यूज करेंगे। मतलब अगर वो कोई एयरपोर्ट बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो इसको कोलेट्रल या गिरवी रखने वाली जैसी बात होती है, उसको रख करके आप उसके ऊपर लोन ले पाएंगे मतलब क्रेडिट ले पाएंगे। क्रेडिट का मतलब वो उधार। तो आपका पूरा कंट्रोल होगा उसके ऊपर, आपको कैश मिलेगा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे आपको कॉन्ट्रैक्ट ले सकेंगे आप, और जो आपके पास एंटिटीज होंगी बाय दीज एंटिटीज एज कोलेटरल, तो आप उसको कोलेटरल पे रख के या गिरवी या उधारी रख के आप लोन ले पाएंगे। दिस लोअर्स द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट other projects while also freeing up domestic savings for private investment। This is clear and innovative। तो ये इनोवेटिव है, मतलब सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी, प्राइवेट कंसर्न्स के ऊपर आ जाएगी। चैंपियंस उनको चुना जा रहा है, ठीक है, ये सारी मोटा माटी सारे दारोमदार आपका प्राइवेट कंपनीज पे आ जाएगा। नाउ अब इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। First, the direct association of these conglomerates with government policies creates the potential for markets and regulators to treat them as too big to fail। समस्या यहाँ पे यही आ जाएगी, ये जो कंपनियां होगी जिनको एनडीपी से सपोर्ट मिल रहा है, सरकार उनको कैश दे रही है, वो इतनी बड़ा कॉन्ग्लोमरेट खड़ा कर देंगी, इतनी बड़ी संस्था खड़ा कर देंगी जो अपना मार्केट में एक थ्रेट की तरह भी देखा जा सकता है। मतलब इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता क्योंकि उनके पास सरकार का अप्रोच भी है और पैसा भी है, ठीक है। तो टू बिग टू फेल, इतनी बड़ी है कि उनको कोई फेल नहीं कर सकता। जैसे कि हम अदानी कंपनीज में कुछ बातें उठा रहे हैं, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। एक मार्केट हिस्ट्रीजा क्रिएट हुआ अदानीज को लेकर के, ठीक है, उसको नहीं डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मार्केट कॉन्सेंट्रेशन इट इनकरेजेस कैन ऑफन बी बैड फॉर एफिशिएंसी इन प्रोडक्टिविटी एट द इकोनॉमिक वाइडर लेवल। ऑब्वियसली जब उनके पास सारी कॉन्सेंट्रेशन फिर से आ रही है, इसके से फिर से कॉन्सेंट्रेशन पावर की भी आ रही है, पैसे की भी आ रही है, तो इकोनॉमिकल लेवल पे कितनी प्रोडक्टिविटी आएगी वो तो वक्त बताएगा। देन थर्ड, द लॉन्गर इट टेक्स फॉर प्रोजेक्ट्स टू जनरेट लार्ज कैश फ्लो द ग्रेटर विल बी द नीड फॉर द स्टेट टू प्रोवाइड द चैंपियंस विद एक्सेस टू एडिशनल कैश फ्लो। अब इससे क्या होगा, जब वो प्रोजेक्ट लार्ज कैश जनरेट करेगा, कैश फ्लो बनाएगा, सो द ग्रेटर विल बी नीडेड फॉर द स्टेट टू प्रोवाइड द चैंपियन। जैसा वो कहेंगे कि हमको कैश चाहिए तो उनको एडिशनल कैश प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि पावर उनके पास है और सारी टेक्नोलॉजी भी उनके पास होगी। अगर वो कहेंगे कि हमको 5,000 करोड़ और चाहिए तो सरकार को देना पड़ेगा, ऐसा वो कह रहे हैं कि इस प्लान में है। तो ये सारी चीज दिक्कतें आ सकती हैं और इससे एक ओलिगार्की तैयार होगी। ओलिगार्की मतलब क्या होता है, कुछ लोगों के हाथ में पावर जहां कंसंट्रेट कर जाती है, तो वो मार्केट सिस्टम आ सकता है जहां पे सारी पावर का एक्सेस और रेगुलेटरी कुछ लोगों के हाथ में चली जाएगी। जैसे ओलिगोपोली हम समझते हैं, वही ओलिगार्की की बात यहाँ पे वही हो रही है, ठीक है। नाउ इस जो इश्यूज हैं, इससे क्या हमारा जो इंफ्रा का जो मुद्दा है
ठीक, क्योंकि हमारी सरकार ने कहा था कि हम फिस्कल कंसोलिडेशन करेंगे और इस लिहाज से हम केपेक्स को बढ़ाएंगे। तो केपेक्स हमारा जो बढ़ाने की कवायद है उसमें क्या ये जो मॉडल है वो ठीक तरीके से काम कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो हम एक बड़ा एशियन मॉडल बना सकते हैं। इसको उन्होंने उजागर किया है। इसको जरूर तैयार करिएगा, मेरे हिसाब से मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट बन सकता है। और प्री में पूछ सकते हैं कि चैंपियन मॉडल क्या है, क्योंकि पीपीपी पहले पूछा गया है प्री में, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है जापान साउथ कोरिया समिट, व्हाट हैज केप्ट द टू नेशंस अपार्ट एंड व्हाई दीज दे मस्ट ओवरकम इट। तो अभी तक की कहानी क्या है और अब ये वापस से जो समिट हुई है उसके क्या आगे फायदे नुकसान हो सकते हैं, उसके लिए ये डिस्कशन हुआ है। ग्लोबल में अवेलेबल है, इंडियन एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं। ये कहते हैं कि सियोल हैज ऑफर्ड टोक्यो कंसेशन ऑन साउथ कोरिया डिमांड्स फॉर कॉम्पनसेशन ओवर वॉर टाइम फोर्स लेबर। तो सियोल हैज ऑफर्ड टोक्यो को ऑफर किया सियोल ने एक कंसेशन कि आप साउथ कोरिया, जो कि ऑन साउथ कोरिया डिमांड, साउथ कोरिया के डिमांड के ऊपर, ये साउथ कोरिया जहां की ही बात हो रही है, और उसने डिमांड की है कि वॉर टाइम, जब वॉर टाइम का मतलब हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहे हैं, जब जापान का कंट्रोल था साउथ कोरिया पे, तो उस समय जो फोर्स लेबर था, वॉर टाइम फोर्स लेबर था, उसका कॉम्पेंसेशन दिया जाए। बट इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर द साउथ कोरियन पब्लिक विल एक्सेप्ट रिकंसिलिएशन। लेकिन देखने वाली बात होगी कि साउथ कोरियन पब्लिक जो है, जो वहां के रहने वाले जो लोग हैं, वो इस रिकंसिलिएशन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ठीक है, इसको हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे। नाउ इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस मैप में देखते हैं कि हम जापान को यहाँ लोकेट कर रहे हैं और साउथ कोरिया हमारा ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, इसके बीच में सी ऑफ जापान है, इसको ईसी भी बोलते हैं। नाउ जापान एंड साउथ कोरिया अग्रीड टू रिज्यूम रेगुलर विजिट्स between their leaders and take steps to resolve a trade dispute during a highly anticipated summit on Thursday. ठीक है, the two US, ये न्यूज 16 तारीख की मतलब कल की है, तो उसके पहले के थर्सडे की बात हो रही है। The two US allies who have been at odds over their history are seeking to form a united front driven by shared concerns about a restive North Korea and a more powerful China. क्योंकि चाइना को लेकर के आसपास के लोग दहशत में हैं और रहते भी हैं। आप ध्यान दीजिए, साउथ कोरिया का देश स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि चाइना का कंट्रोल इस इलाके में कहीं ज्यादा बनाने की वो कोशिश करता है और आसपास के देश इस बात से बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। तो वही वहां कहना चाह रहे हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स है अभी यहाँ के लिए, उसमें जो इनका स्टेपिंग अभी है आपस में जुड़ने की जो बात है साउथ कोरिया और जापान की, वो चाइना के पावरफुल पर्सपेक्टिव से कितना अलग हो सकता है। और साथ ही साथ ये दोनों ही यूएस के अलाइज हैं। तो साउथ कोरिया और जापान दोनों ही यूएस के अलाइज है, तो ये करें यूएस का ग्रुप हो गया और एक तरफ चाइना ऑलरेडी है। तो ये उस केस में कितना आगे डेवलपमेंट लेके आएगा उसकी बात है। बट प्रीवियस राउंड्स ऑफ डिप्लोमेसी हैव फाउंडेड ऑन अनरिजॉल्व इशू, और अभी तक की जो भी इनकी डिस्कशन हुए हैं वो उनमें रिजॉल्व क्लियर नहीं हुआ। फ्रॉम जापान 35 ईयर ऑक्यूपेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, ये 35 साल की जो उनकी जो ऑक्यूपेशन था, जो उनका पकड़ थी पूरे कोरियन पेनिनसुला में, वहां से बात शुरू होती है। 35 साल जापान ने राज किया इस पूरे के पूरे पेनिनसुला में। ठीक है, तब वहां डिवाइड नहीं था, तो ये पूरा कोरिया ही माना जाता था। नाउ व्हाट आर द इश्यूज क्या क्या है। जापान इफेक्टिवली कॉलोनाइज, अब थोड़ा हिस्ट्री से पढ़ते हैं, अच्छा मजा आएगी। जापान इफेक्टिवली कॉलोनाइज द कोरियन पेनिनसुला बिटवीन 1910 टू 1945। बेसिक स्टैटिक हिस्ट्री है, वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री है। जापान ने क्या किया, इफेक्टिवली कॉलोनाइज किया किसे, कोरिया पेनिनसुला को। कहां से कहां तक, 1910 से लेकर के 1945 तक। इन अ regime that imposed Japanese names, और उसमें क्या हुआ, उन्होंने जापानीज नेम यहाँ इम्पोज किए, एंड लैंग्वेज ऑन कोरियंस, और कोरियंस पे अपनी भाषा को भी इम्पोज किया, एंड कॉन्स्क्रिप्टेड मैनी इनटू फोर्स लेबर और प्रोस्टिट्यूशन इन मिलिट्री ब्रॉथल्स बिफोर एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। और जापान ने क्या किया, अपने नाम इम्पोज किए, भाषा इम्पोज की, प्रोस्टिट्यूशन इम्पोज किया मिलिट्री ब्रॉथल्स में। और जो एक बहुत ही दयनीय घटना है, कभी उसको पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत ही उस समय का जो टाइम था बहुत ही खराब था, और जापान का जो रोल था काफी खराब माना जाता है। तो क्या हुआ, ये सारी जो घटनाएं हुई इस टाइम में, जापान पेड $800 million in reparations to South Korea's military run government in 1965, और $800 million का पैसा जापान ने पे किया, लेकिन बट दिस मनी वाज नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड टू विक्टिम्स, और विक्टिम्स को पैसा कभी नहीं मिला। A semi-government fund offered compensation to former comfort women when the government apologized in 1995, but many South Koreans believe that the Japanese government must take more direct responsibility for the occupation. तो जो ये घटना हुई थी जहां महिलाओं को ब्रॉथल्स में यूज किया गया,
तो उस केस में उनको जापान की गवर्नमेंट ने उसको माना और उनको पैसा भी दिया, अपोलोजाइज भी किया, लेकिन साउथ कोरिया के लोग ये मानते हैं कि उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और ऑक्यूपेशन के मामले में और ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के कोई बड़ा स्टेप उठाना चाहिए। द टू साइड्स आल्सो हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओवर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रोल बाय साउथ कोरिया एंड क्लेम बाय द जापान। और जैसे कि हम जानते हैं कि वहां छोटे छोटे कई सारे आइलैंड से हैं, आइलैंड देश भी बने हुए हैं, छोटे छोटे बहुत छोटे, तो उन आइलैंड्स को लेकर के अगर पिक्चर में आप जाएं तो यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आसपास कई सारे आइलैंड्स हैं जहां पे चाइना और जापान के बीच में फाइट रहती है, और साथ ही साथ साउथ कोरिया भी आसपास के आइलैंड्स को कहता है ये मेरा है, जापान कहता है ये मेरा है। तो इस डिस्प्यूट के चलते भी लड़ाई बरकरार रही। तो मनमुटाव था पहले कई सालों से, वर्ल्ड वॉर 2 के समय से, लेकिन अब जो है मनमुटाव और बढ़ गया। Now Seoul and Tokyo have attempted to establish better ties before. In 2004, leaders began regular visits, but these ended in 2012 after South Korean President Lee Myung-bak visited a disputed island. और क्या हुआ, जो आइलैंड्स की वजह से फिर से झगड़ा क्रिएट हो गया 2012 में। पहले तो वो मिल भी रहे थे, फिर सब बंद हो गया। Now टेंशन एस्केलेट करी 10 सालों के बाद as conservative Japanese government moved to rearm the country while stepping up at attempts to whitewash Japan's wartime atrocities. In 2018, South Korea Supreme Court ordered Japan's Nippon Steel and Mitsubishi Heavy Industries to compensate forced labor victims. और ऐसा हुआ कि साउथ कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने जापान के निप्पन स्टील को और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को कॉम्पनसेट करने के लिए बोला, लेबर विक्टिम्स को। पर 2019 में जापान इन अपैरेंट रिटेलिएशन प्लेस ऑर्डर एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन केमिकल्स यूज्ड टू मेक सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्लेज यूज्ड टू इन स्मार्टफोन्स एंड अदर हाईटेक डिवाइसेस। और क्या हुआ, उस आपने रिटेलिएट किया जापान ने अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल को केमिकल्स के, फोन को और हाईटेक डिवाइसेस को लेकर के। ठीक है, अब क्या समस्या है, व्हाट्स एट स्टेक फॉर द रीजन। अब रीजन का स्टेक, अभी समस्या क्या बन रही है इस रीजन में। इंप्रूव टाइज बिटवीन साउथ कोरिया एंड जापान कुड pave the way for the two US allies to cooperate more closely on the shared security concerns related to China and North Korea। ध्यान दीजिएगा कि जब सऊदी और ईरान जैसे देशों के बीच में सहमति हो सकती है चाइना के मीडिएटरशिप में, तो इन देशों के बीच में भी सहमति बन सकती है, जहां पे साउथ कोरिया की बात हो रही है और जापान की बात हो रही है। ठीक है, ऑल्दो जापान ने अमाउंट पे किया, वहां के लोगों ने नहीं माना और गवर्नमेंट ने उनको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया, लेकिन अगर ये ऐसा वहां हो सकता है, तो ये जो अलाई अगर हो जाता है, जो अभी शुरू हुआ है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में ध्यान दीजिएगा चाइना के अगेंस्ट फिर से दो पावर्स बन सकती हैं एक बिग पावर में। अभी ऑस्ट्रेलिया तो उठ ही गया है, ऑस्ट्रेलिया को उठाया जा रहा है, जिसमें हम AU के यूएस को डिस्कस कर चुके हैं। पर उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान भी आ जाता है, तो साउथ कोरिया के साथ जो ऑलरेडी यूएस के अलाई हैं, तो ये ग्रुप बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी जापान, साउथ कोरिया यूएस के अलाई तो हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्वाड के मेंबर नहीं है। क्वाड के मेंबर में जापान आता है और हमारा क्वाड के मेंबर में आपका अमेरिका भी है, राइट। सो इस केस में जो ग्रुप, जो टीमिंग हो रही है क्वाड का मेंबरशिप में और इंडो पैसिफिक रीजन में, तो अगर इन दोनों देशों के बीच में अगर सहमति बन जाती है, तो ये फिर से चाइना के अगेंस्ट एक पावर कंट्रास्ट में एक पावर क्रिएट करने वाली बात होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है ईरान सऊदी डील, व्हाट द गैम्बिट कैन मीन फॉर चाइना, वेस्ट एशिया एंड इंडिया। तो ये डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पे चाइना ने मीडिएटरशिप करी, तो इसमें कोई काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाती है। मैं चाहती हूँ ये आपके लिए होमवर्क है, आप सबके लिए, कि आप इस आर्टिकल को गो थ्रू करें। इंडियन एक्सप्रेस का है, मैं उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में। थोड़े पॉइंटर्स और हैं, फैक्चुअल डेटा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, आपके मेंस राइटिंग में हेल्प कर सकता है। लेकिन इसका जो मेजर चीज है, जिसे मैं कहती हूँ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से, इसको जरूर तैयार करिएगा, इसका मैप जरूर तैयार करिएगा, कौन से देश की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो इसकी मेन चीजें हैं, ओपेक देश क्या हैं, यूएस के इन्फ्लुएंस में कौन कौन से देश है, लेबनान सीरिया में क्या हो रहा है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप इसे गो थ्रू करें और इसमें जो भी आपको डाउट है वो मुझसे पूछें। समझने वाली बात लास्ट में ये है कि इस पूरे ही डील में इंडिया वीक लॉन्ग साइलेंस क्यों था, इंडिया ने जो साइलेंस जो था उसके बारे में क्या बोला, क्योंकि इंडिया ने तुरंत कोई रिप्लाई नहीं दिया। यूएस ने तो वेलकम किया, यूएस ने क्या बोला, द यूएस वेलकम द अग्रीमेंट इमीडिएटली डिस्पाइट इट्स कन्फ्रंटेशनल रिलेशन विद चाइना, सेइंग इफ इट ब्रॉट, बड़ी बात बोली अमेरिका ने, क्या बोला, इफ इट ब्रॉट लास्टिंग पीस इट डिड नॉट मैटर हु ब्रोकर्ड इट। मतलब अगर इससे शांति आती है तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि किसने इसको ब्रोकर किया है। अच्छा, इंडिया क्या कहती है
कि Delhi taken back at China's new avatar like the rest of the world took a week to break its silence on the deal brokered by its principal adversary in a region where it has invested much diplomatic energy over the last decade. ठीक है, इसने इसको समझा कि भाई ब्रोकरशिप हो रही है, अच्छी इमेज बन रही है, ऑल राइट, थोड़ी शांति ली, फिर बोले. Now we have seen the reports regarding this. India has good relations with the West Asia and we have abiding interest in the region. MEA spokesperson Arindam Bagchi said in response to questions at weekly briefing on Thursday, and in war could be read as a message to China on the LAC problem. He added, India has always advocated dialogue and diplomacy to resolve differences. ठीक है, लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि चाइना इस डील को कराने से I2U2 को इम्पैक्ट करना चाहता है. ये इसका टेक अवे, इस आर्टिकल का टेक अवे ये है इंडिया के पर्सपेक्टिव से. आप चाहें तो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको इंडिया का टेक अवे पता है तो आप सही जगह जा रहे हैं. तो कोई भी आर्टिकल जब आप पढ़िए सो आप हमेशा जो है इंडिया का टेक अवे जरूर पढ़ेगी. इंडिया का क्या फायदा है, इंडिया का क्या नुकसान है और इंडिया क्या चीज इसमें आगे कर सकता है. तो ये देखा जा रहा है कि चाइना इस केस में I2U2 को इम्पैक्ट करना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वाड ऑलरेडी इज देयर. ठीक है, I2U2 भी इसमें इम्पैक्ट कर सकता है, राइट. और इसके अलावा अकॉर्ड जो है अब्राहम अकॉर्ड भी है, जिसको यहाँ पे इंपॉर्टेंस शुरुआत की गई थी और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है. ऑल्दो यूएस का इस पूरे रीजन में आपको खास इम्पैक्ट नहीं रह गया है, क्योंकि यूएस की डिपेंडेंसी ऑयल को लेकर के काफी कम हो गई है. यूएस की डिपेंडेंसी पहले जब थी तो उसमें काफी इंटरफेयर करता था, पर यूएस अब ऑयल और गैस में ऑलरेडी डिपेंडेंट है, तो उसकी डिपेंडेंसी इस इलाके में कम हो गई है. तो हमको ये देखना है कि हमारा क्या फायदा है और आने वाले टाइम में हम किस करवट बैठ सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस. आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. भूलिएगा नहीं, लास्ट का जो आर्टिकल मैंने आपसे कहा है उसको जरूर पढ़िएगा. और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मेरी पुरानी वीडियो जो मैंने बनाई है इसके ऊपर कल परसों की जो एडिटोरियल उसको आप गो थ्रू करिए. कोई क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. तो ठीक है, न्यूज एनालिसिस मिलेंगे कुछ देर के बाद, जहां पे हम इकोनॉमिक्स के आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं आज. तो तैयारी करके रखिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी.